हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें हम उसका मीनिंग और प्रपोजिशंस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इसकी एजम्पशंस एंड इम्प्लीकेशंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे इसकी एजम्पशंस। एजम्पशंस किसी की भी क्या होती हैं, जिन चीज़ों को ना हम मान कर चल रहे हैं, क्योंकि एक लॉ को या किसी भी मॉडल को किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट डालती हैं, इफेक्ट करती हैं, पर लेकिन हमें कुछ चीज़ों को ना कांस्टेंट मान कर चलना पड़ता है। कांस्टेंट मीन्स कि वो उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर हम हर चीज़ के चेंज को बार बार स्टडी करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ एजम्पशंस मानी थी जो ये हैं। फर्स्ट पॉइंट है द प्रेजेंट साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। प्रेजेंट साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स, इसका क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशनल मीन्स जो भी ऐसी चीज़ें जो इंस्टीट्यूशन को और हमारे काम को इफ़ेक्ट डाल रही हूँ, किसी न किसी तरह से उनको चेंज कर सक रही हूँ। ठीक है, उन चीज़ों को ना हमने कांस्टेंट माना है इसके अंदर, कि हमने माना कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। कीन्स लॉ क्या था, मैं एक बार शॉर्ट में डिस्क्राइब करती हूँ कि जैसे जैसे एक पर्सन की जो इनकम होती है वो बढ़ती है, वैसे वैसे ही उसका कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है, पर लेकिन सेम प्रपोर्शन से नहीं होती ये चीज़। इनकम के अंदर ज़्यादा चेंज आता है, कंजम्पशन के अंदर कम चेंज आता है। कंजम्पशन जो होती है कम बढ़ती या घटती है। ठीक है, क्योंकि हमारा कुछ पोर्शन जो है सेविंग्स में भी जाता है, ये सब हमने डिटेल में कर लिया है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बात करी कि इनकम चेंज हो रही है तो कंजम्पशन चेंज हो रही है, और किसी चीज़ के ऊपर हमने ध्यान ही नहीं दिया और किसी चीज़ की हमने बात ही नहीं करी। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ की कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो सिर्फ इसका रीज़न इनकम ही हो। हाँ, इनकम एक मेजर रोल ज़रूर प्ले करती है, क्योंकि इनकम के बिना, पैसे के बिना कुछ भी और ज़्यादा अमाउंट में परचेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एजम्पशन ली है वो क्या ली है कि जो कंजम्पशन है ना वो किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली इनकम पर। और जो बाकी अदर इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, हमारे पॉइंट के अंदर नाम है ना साइकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब फैक्टर्स जो साइकोलॉजी से रिलेटेड और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड मीन्स हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारे टेस्ट से रिलेटेड, हमारी हैबिट से रिलेटेड। ठीक है, जो भी हमारा पर्सनल चीज़ हो गई जो, ठीक है, उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है, या फिर इंस्टीट्यूशन की वजह से, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, प्राइस लेवल की वजह से, इनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, तो हमारी जो कंजम्पशन चेंज होती है वो हमने यहाँ पर इग्नोर किया और उनको बिल्कुल ही हमने कांस्टेंट माना है, क्योंकि जो हम सिर्फ और सिर्फ इनकम का ही यहाँ पर इफेक्ट जो है पता लगा रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता। बात ये होती है कि जो ओनली शॉर्ट पीरियड में ये जो चीज़ें होती हैं कांस्टेंट रह सकती हैं। लाइक कोई चीज़ है जो खाने की, आइसक्रीम का कोई फ्लेवर है, मुझे इस टाइम पे पसंद है, तो एटलीस्ट 1 वीक 1 मंथ तो वो मुझे अच्छा लगेगा ही। फिर कुछ टाइम के बाद हो सकता है मैं उससे बोर हो जाऊँ, तो मेरा जो टेस्ट होगा उसको लेकर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना शॉर्ट पीरियड में तो कांस्टेंट रहती हैं रियलिटी में, बट लॉन्ग रन में इनके अंदर चेंजेस आता जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर कंसीडर करें तो जो लॉन्ग पीरियड में जो इसकी वैलिडिटी है ना थोड़ी सी कम हो जाती है इस लॉ की। सेकेंड पॉइंट है सर्कमस्टांसेस शुड रिमेन नॉर्मल। जो सर्कमस्टांसेस हैं, सर्कमस्टांसेस मतलब जो जब भी हम ये लॉ जो इसमें सिचुएशन पे अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम जो हमारे आसपास की जो सिचुएशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स कि जो रेगुलर बेसिस पर जो चीज़ होती ही है, कोई ऐसे जो है मेजर चेंजेस नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से जो ज़्यादा इफेक्ट आ रहा हो। कई बार होता है ना कि हमें एकदम से किसी चीज़ का, मान लीजिए कि मेरा पहले मैं गर्मी के कपड़े पहन रही हूँ, एकदम से सर्दी के क्यों पहनूंगी, विंटर सीजन आ गया होगा ना। तो इस तरह से सर्कमस्टांसेस चेंज हुई, तब जाके मैंने अपने जो हैबिट है उसको चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम बात करें कि सर्कमस्टांसेस नॉर्मल हो रही होनी चाहिए, वॉर ना हो, रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल अफेयर्स, हाइपर इन्फ्लेशन, इस तरह की कोई सिचुएशन ना हो। जैसे इन्फ्लेशन अगर हो जाएगा तो ऑब्वियस है प्राइस राइज होंगे, तो मैं अपनी कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूँगी। हाँ, ऐसा है नहीं कि हम एकदम से बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकते कुछ भी कंज्यूम करना,
तो ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो नॉर्मल मानी है हमने ये सब चीज़ों को भी इग्नोर किया है यहाँ के अंदर। अगर जो अब नॉर्मल कंडीशंस हो जाएंगी तो अभी ये लॉ जो होगा बिल्कुल सही से अप्लाई नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है The country is having rich, prosperous, capitalistic economy based upon laissez-faire। इसका क्या मीनिंग है कि जो कंट्री है जहाँ पर भी हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, इस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर कंट्री का जो माहौल है वो कैसा है, रिच, प्रॉस्पेरियस, भरा पूरा, ठीक है, कोई कमी वाली बात नहीं है। कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है बेस्ड अपॉन लेसेस फेयर। कैपिटलिस्टिक इकॉनमी कौन सी होती है, जहाँ पर क्या होता है कि हर कोई ना अपना ही जो बेनिफिट देखने की कोशिश करता है। इसका भी यही मीनिंग है कि जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना हम अपने आप ही अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लॉ है ना ये हम इसलिए सिर्फ रिच पे ही अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी कंट्री पे ही अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, और जो कंट्री है उसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है। तो कंट्री में अगर पुअर मतलब पीपल होंगे ज़्यादा या फिर कंट्री की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर ये लॉ जो होगा ना उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? देखिए जो हमारा लॉ था वो ये था कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है ना, ठीक है। अगर कंट्री के पुअर हैं लोग जो वहाँ पर हैं, अगर वो पुअर होंगे तो वो अपनी इनकम को क्या करेंगे, अभी उनकी जो भी इनकम बढ़ेगी भी ना अगर, तो उनकी पिछली कुछ ना कुछ ऐसी डिससेटिस्फैक्शंस होंगी जिनको वो पूरा करने में लगेंगे। तो वो बहुत सारी अनसेटिस्फाइड वांट्स को पहले अपना पूरा करेंगे जब उनको कुछ इंक्रीमेंट अपनी इनकम के अंदर मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या करेंगे, सारी के सारा जो इंक्रीज हो गया मतलब कंजम्पशन में ही उनका चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो अभी तक भी उनकी जो वांट्स है ना अनसेटिस्फाइड हो सकती हैं इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसलिए पुअर कंट्रीज़ में ये लॉ इतने अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हमारी अजम्पशन ये है कि जो ये कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से वैलिड होगा ये लॉ, हाई सेविंग वाली इकोनॉमीज़ में। हाई सेविंग जो कर रहे हैं लोग, जहाँ पर जिनकी इनकम पहले से अच्छी है, फिर अगर उनकी इनकम में इंक्रीज़ होगा ना तो वो सारा का सारा कंजम्पशन में इंक्रीज़ नहीं कर देंगे, कुछ सेव कर लेंगे, कुछ चीज़ें उनकी सेटिस्फाई होती जाएंगी टाइम के साथ। पर पुअर कंट्रीज़ होंगी ना तो उनका सारा इनकम का इंक्रीज़ ही कंजम्पशन को ही पूरा करने में चला जाएगा। तो ये कहाँ लग सकेगा ज़्यादा अच्छे से, यूके, यूएस, इन कंट्रीज़ में, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा लग पाएगा। तो ये थी इसकी एजम्पशंस। अब हम कर रहे हैं इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मीन्स एक तरह से क्या इम्पैक्ट ये क्रिएट कर रहा है ये लॉ, ठीक है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है, हम ये कहना चाहते हैं इस पूरे पॉइंट के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है कि ओवरऑल जो हमारा लॉ है उसका कहने का सेंस क्या है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे क्या होगा, कंजम्पशन में इंक्रीज़ होगा, पर सेम सारी की सारी अमाउंट जो होगी वो कंजम्पशन में नहीं चली जाएगी। जैसे कि हमने पढ़ाई की कंट्रीज़ जो है रिच हैं तो पहले से ही उनकी इनकम जो थी अच्छी थी वहाँ पर, तो अगर उनके सारा का सारा कंजम्पशन में नहीं जाएगा तो वो पार्ट कहाँ जाएगा उनका, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो ये सारा का सारा एम्फसाइज किस पे किया जा रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि वो अपना जो बचा हुआ पोर्शन होगा इनकम का जो इंक्रीज हो रहा होगा उसको सारा कंज्यूम ना करके क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, इनकम मान लीजिए कि 10,000 इंक्रीज हुई है 10K, पर जो कंजम्पशन है ओनली वो 1000 ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा। तो जो गैप क्रिएट हो रहा है वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। हमारा सेकंड पॉइंट है, ये जो लॉ है ना वो टर्निंग पॉइंट्स को भी जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। टर्निंग पॉइंट्स कौन से, डाउन टर्न फ्रॉम अ बूम, बूम की कंडीशन से डाउन टर्न मतलब एकदम से बूम से हम जो है डिप्रेशन के फेज में भी जा सकते हैं, या फिर अप टर्न फ्रॉम डिप्रेशन, कि डिप्रेशन है तो उससे क्या हो सकता है, एकदम से बूम की कंडीशन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम जरूरी नहीं होती कि हमेशा इंक्रीज ही हो, अगर कभी कभी इनकम डिक्रीज हो गई तो एकदम से डाउन भी हो सकती है कंडीशन, ठीक है। तो कंजम्पशन को हमें कट भी करना पड़ सकता है और एकदम से इनकम में इंक्रीज हो सकता है, कहीं एकदम तो नहीं होगा, वैसे ये चीज़ धीरे धीरे ही होती हैं। तो एकदम से अगर रेज हो जाती है तो वो क्या बूम की तरफ भी मूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ये जो थ्योरी है, ये जो लॉ है, नेचर ऑफ इनकम जनरेशन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इनकम जनरेशन कैसे होती है, इनकम देखो, अगर आप क्या करोगे, आपकी इस बार की जो इनकम इंक्रीज़ हुई है वो 10,000 हमने जैसे एग्जांपल लिया था,
और जो कंजम्पशन हुई वो ओनली 1000 ही आपने इंक्रीज़ करी, तो जो 9000 का गैप है वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, और वो जब आपने इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो इनकम इंक्रीज़ होगी आगे, इस तरह से इनकम जनरेशन होती जाएगी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ये जो लॉ है एक्सप्लेन करता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जैसे जैसे अब ये बात हम बार बार ही रिपीट कर रहे हैं कि इनकम इंक्रीज़ हुई बट कंजम्पशन में उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना वो क्या हो गया, उसकी वजह से अब देखो लोग इतना कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे ना, तो उस वजह से ना अब प्रोडक्शन जो है एक्सेस हो गई, ओवर प्रोडक्शन हो गई जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्शन है एक्सेस कैपेसिटी हो गई, तो वो क्या करेंगे आगे और प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे, तो इससे जनरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है इकोनॉमी में। तो इस सिचुएशन में कई बार गवर्नमेंट को ना अपना इसके अंदर दखल अंदाजी करनी पड़ जाती है इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि और प्रॉब्लम्स जो है कंट्री के अंदर आ सकती हैं, लाइक इन्फ्लेशन, ठीक है, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है इसके अंदर अपना जो है थोड़ा सा इंटरवेंशन करती हैं। तो जो हमने माना था, हमारी जो एजम्पशन थी लेसेस फेयर वाली, वो वाली इकॉनमी वाली, वो वाली कई बार कंडीशन है यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाती, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो उस पेस से, उस स्पीड से इनकम के साथ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो इस वजह से क्या होता है, लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी एजम्पशन भी यही है कि रिच लोग हैं तो सेविंग करेंगे, तो ओवर सेविंग गैप क्रिएट हो जाता है कम्युनिटी में कई बार। तो ये ज़्यादा किसके साथ होगा, रिच और प्रॉस्पेरियस कम्युनिटीज़ के साथ ही होगा, ये ओवर सेविंग से होगा, ठीक है। अब ये ओवर सेविंग, अब आप कहेंगे कि गलत बात क्या है इसमें गलत बात यही है बस, सेविंग करना कभी भी गलत नहीं है, बट क्योंकि जो रिच कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा सेविंग होंगी तो वो और रिच होती जाएंगी, और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ क्या होंगी, वो बैकवर्ड ही रह जाएंगी इसकी वजह से, तो ये चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। जो पुअर बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं ना, कम्युनिटीज़ हैं, उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इस वजह से। लास्ट पॉइंट है इम्प्लीकेशन का, ठीक है, कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना वो हमेशा ही ज़्यादातर ऐसा होगा, जो नॉर्मल कंट्रीज़ होंगी जो ज़्यादा पुअर नहीं है, कि जैसे इनकम इंक्रीज़ होने पे सारा कभी भी कंजम्पशन में नहीं जाएगा, बढ़ेगा तो सही पर सारी की सारी इनकम का इंक्रीज़ नहीं जाएगा। तो इससे जो होगा ना MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो जो होगी ना एडवर्स मैनर में इफेक्ट हो जाएगी, मतलब उसके जो रिजल्ट्स होंगे ना हमें एडवर्स मिलेंगे, अपोजिट मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एडवर्स मिलने का मतलब है मार्जिनल एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए कैपिटल की। मार्जिनल एफिशिएंसी होती क्या है कि कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई आपको कितना जनरेट करके दे रही है, तो वो डिक्लाइन होने लग जाएगी, तो मतलब आपको इन्वेस्ट करने के रिजल्ट्स जो है ना अच्छे नहीं मिलेंगे, और इंडस्ट्रीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज़ होने लग जाएगी। तो इससे ओवरऑल क्या हुआ, जब मान लीजिए कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, पैसा जितना बढ़ के मिलना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कम ही करना शुरू कर देंगे, तो ओवरऑल सारी चीज़ें डिक्लाइन होती जाएंगी, तो इसका इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो लॉ है बहुत अच्छा वर्क करता है नॉर्मल कंट्रीज़ के अंदर जो ज़्यादा पुअर ना हो, तो पर इसकी कुछ जैसे हमने 2-3 पॉइंट्स में पढ़ा कि इसकी कुछ कमियां भी हैं, आप इसको लिमिटेशंस में या क्रिटिसिज्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की एजम्पशंस एंड इम्प्लीकेशंस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।